सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ नाउन का पार्ट टू। तो जैसे कि इससे पहले की वीडियो में मैंने नाउन का पार्ट वन डाल दिया था, तो जो स्टूडेंट जिन्होंने पहले नाउन की वीडियो नहीं देखी है पहले उसे देखिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली नाउन टू पे जाएंगे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी आपको, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्लियरली अच्छे से मेंशन किया हुआ है नाउन के बारे में, उसके जितने भी काइंड्स हैं वो अच्छे से, ठीक है। तो आई होप कि आप उसे देख लेंगे। और हमने उसके अंदर लास्ट वीडियो के अंदर दो नाउन रूल कर ही लिए थे, नाउन के दो रूल कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम नाउन थ्री, रूल नंबर थ्री। दिस इज़ कॉल्ड प्लूरल नाउन। देखिए प्लूरल नाउन क्या होते हैं, जब आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे, द पुअर, द रिच, द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट, द ब्लाइंड, द लेबोरियस। अच्छा, इसके अंदर एक वर्ड है लेबोरियस जो आपके पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है सिनोनिम के तौर पर। लेबोरियस मतलब क्या होता है, मेहनती, है ना। जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, मतलब लोग होते हैं, उनका एक ग्रुप है ना। तो ये ग्रुप कब दर्शाता है, जब इसके पहले आप द लगा देंगे। क्या लगा देंगे, द। तो इसका मतलब ये ग्रुप को डिनोट करता है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पे ये देखेंगे। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा सही है क्वेश्चंस और कौन से गलत हैं, इधर देखिए। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, द पुअर पीपल मस्ट बी हेल्प्ड एट एनी कॉस्ट। तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, सेंटेंस है गलत है। ये बताता हूँ क्यों। द पुअर पीपल्स भी गलत है, द पुअर्स मस्ट बी हेल्ड ये भी गलत है, लेकिन द पुअर एकदम सही है। और पुअर पीपल तो ऑब्वियसली सही है, क्योंकि देखिए पुअर पीपल का मतलब क्या होता है, गरीब लोग। तो पुअर पीपल की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, क्या, द पुअर, है ना। केवल आपको ये लिखना है, और इसके पीछे याद रखना एस का प्रयोग नहीं होगा, केवल द पुअर का मतलब ही होता है पुअर पीपल। जैसे आपको लिखना है रिच पीपल, तो आप लिख सकते हैं द रिच, बस इतने से काम चल जाएगा आपका। तो कहने का मतलब है आपको इसमें प्लूरल नाउन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। अब इधर देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन, द ऑनेस्ट एंड लेबोरियस गो अहेड इन देयर लाइव्स, है ना। अब इधर देखिए, द, जब ऑनेस्ट से पहले द आ रहा है, इसका मतलब ऑनेस्ट लोगों के ग्रुप की बात की जा रही है ना। बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं। लेकिन लेबोरियस के लिए क्या है, मेहनती के लिए भी आपको क्या करना है, ग्रुपिज्म करना है, मतलब ग्रुप एक डिनोट करना है। तो जब द ऑनेस्ट आ रहा है तो इससे पहले क्या आना चाहिए, द लेबोरियस, तब ये आपका आंसर सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन नोज दैट रिचेज आर एक्स्ट्रावेगेंट। देखिए रिचेज तो हो गई नहीं, कभी आप पुअर पीपल को पुअर्स लिखते हैं? नहीं, आप हमेशा क्या लिखेंगे, पुअर पीपल, या लिखेंगे द पुअर। तो इसको भी आप क्या करेंगे, द रिच कर देंगे। क्या कर देंगे, द रिच, एकदम सही आंसर हो जाएगा। द रिच आर एक्स्ट्रावेगेंट। बाकी इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही होनी चाहिए कि क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होनी चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। चलिए, आई थिंक आपको रूल नंबर थ्री क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर फोर की तरफ चलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सेम नाउन केस। अब ये सेम नाउन केस क्या होता है ये देख लीजिए। देखिए यहाँ सभी सेंटेंस में सेम नाउन आ रहे हैं। इधर देखिए, ट्रेन, फिर ट्रेन, विलेजेस, फिर विलेजेस, डोर्स, फिर डोर्स, टाउन्स, और फिर टाउन। तो इसका मतलब ये सेम नाउन की बात की जा रही है। तो जब सेम नाउन की बात होती है तो हमें क्या यूज़ करना होता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहले तो एक नाउन आएगा, नाउन वन, उसके बाद वो किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा होगा, किससे, किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा होगा। फिर सेम नाउन दूसरा भी आ जाएगा, सेम नाउन दूसरा भी आ जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे सेम नाउन केस। अभी तो देखिए, जैसे कि ट्रेन आया, ट्रेन के बाद आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन, ट्रेन आफ्टर ट्रेन, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, डोर्स टू डोर्स, टाउन आफ्टर टाउन। अब इधर देखिए, इसके अंदर प्रॉब्लमेटिक क्या चीज़ें हैं। जब कभी भी सेम नाउन आएगा तो इसके बाद आपको सिंगुलर फॉर्म लगानी है, प्लूरल। तो याद रखना है, जब कभी सेम नाउन आए तो उसके अंदर आपको हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ करना है, प्लूरल का यूज़ नहीं करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली बात तो पहले सेंटेंस सही है, ट्रेन आफ्टर ट्रेन। अभी आगे और देखते हैं। विलेजेस गलत है यहाँ, क्योंकि विलेज मैंने बताया कि ये जो नाउन है प्लूरल नहीं बनाया सकता है। डोर टू डोर सही है, डोर्स टू डोर गलत है, टाउन्स गलत है, और यहाँ टाउन सही है। अब और आगे चीज़ें देखते हैं। अब मैंने आगे लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, प्लूरल। तो जब कभी भी ऐसे ट्रेन आफ्टर ट्रेन, मतलब एक नाउन आए, बीच में प्रीपोजिशन आए, फिर नाउन आए, तो इसको आपको हमेशा क्या लेना है, सिंगुलर फॉर्म में लेना है। इसका मतलब इसके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर फॉर्म में। तो इसका मतलब ट्रेन आफ्टर ट्रेन मतलब एक के बाद एक ट्रेन, है ना। तो उस पूरी को हमने नाउन वन बना लिया, मतलब नाउन वन मतलब एक नाउन की बात हो रही है, ना कि बहुत अलग अलग ट्रेन की। ट्रेन आफ्टर ट्रेन, आर नहीं,
अब देखिए जब सिंगुलर फॉर्म आनी चाहिए तो ये आर तो प्लूरल फॉर्म है ना, इसकी जगह आना चाहिए इज़, क्या आना चाहिए इज़, तो बस आप इस लगा दो, आपका आर की जगह इज़। विलेजेस, अभी मैंने बताया एस काट दो, एस काट दो, विलेज आफ्टर विलेज, हैव नहीं, इट शुड हैव मीन हैज़, ठीक है हैज़, ये एकदम सही है। ही इंक्वायर डोर टू डोर, ना कि डोर्स टू डोर। टाउन आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर टाउन, वॉज डिवा, देखिए वॉज आ रहा है क्योंकि वो हेल्पिंग और सिंगुलर आनी चाहिए, तो ये सेम केस भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। दिस इज़ कॉल्ड हाउस मेकिंग यूनिट, मतलब घर को बनाने के लिए जो यूनिट्स काम आती है उसी को बोलते हैं हाउस मेकिंग यूनिट। जैसे कि घर किसी का ब्रिक से बना होता है, ईंटों का, है ना, लकड़ी का, स्टोन का, ग्लास का। तो इधर देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन माई वे आई सॉ अ हाउस विच वॉज मेड ऑफ ग्लासेस। क्या ये सेंटेंस सही है? आपको लग रहा है कि भाई वो जो घर था वो किसका बना हुआ था? ग्लासेस का बना हुआ था, कांच शीशे का बना हुआ था, ठीक है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। अब देखिए कैसे, जब कभी भी हाउस मेकिंग यूनिट आएगी, है ना, इसका मतलब ये नाउन आ रहा है, ये हाउस मेकिंग यूनिट ही है, इससे पहले आपको ए और एन में से क्या लगाना है क्या नहीं लगा, तो याद रखना है इन दोनों में से कुछ भी चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि ये ब्रिक्स, वुड और स्टोन, ग्लास, इनको काउंटेबल की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, इसे बोला जाएगा अनकाउंटेबल कैटेगरी, है ना। दूसरा, जब ये कभी आएगा तो उसके साथ सिंगुलर आना चाहिए, प्लूरल नाउन, ओ सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए। तो इधर देखेंगे, सॉरी सॉरी, ये जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल, इधर देख लीजिए। तो ये जो हमेशा नाउन होना चाहिए, इट शुड बी, मतलब आपको हमेशा सिंगुलर फॉर्म लगाने हैं। देखिए जैसे कि ऑन माई वे आई सॉ अ हाउस विच वॉज मेड ऑफ ग्लासेस, नहीं केवल ग्लास, केवल ग्लास आपको लगाना है, इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ना ही इसे प्लूरलाइज किया जा सकता है। देखो ना, प्लूरलाइज मना किया हुआ है मैंने। आई नो योर हाउस इज़ मेड, अच्छा मेड टू तो आता ही नहीं है, मेड के साथ क्या आता है? ऑफ, से बना होना किसी चीज़ से। मैनी स्टोन्स, बहुत सारे स्टोन से बना हुआ है, तो ये भी गलत है, मैनी भी हटा दो और स्टोन्स भी हटा दो, केवल स्टोन, तो आएगा आई नो योर हाउस इज़ मेड ऑफ स्टोन, केवल, आपको याद रखना है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल में काउंट किए गए ना, एक यूनिट है। अच्छा आप यूनिट को काउंट कर सकते हो? नहीं, यूनिट काउंट नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिस पैलेस इज़ मेड ऑफ अ ब्रिक, कि भाई ये एक ईंट का बना हुआ है ये जो पैलेस है, तो भाई मेड के साथ ऑफ आ गया, लेकिन ब्रिक से पहले ना ही ए आएगा ना ही एन आएगा, मतलब उसे काउंट ही नहीं किया जा सकता। अब मैनी ब्रिक्स, वैसे वैसे गलत हो, ये ब्रिक्स है ना, ये भी गलत, केवल ये वाला सही था, तो वो मैंने ऊपर डायरेक्टली सही कर ही दिया था। इसे बोलते हैं हाउस मेकिंग यूनिट। तो ये जो मैं रूल कराने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन करना है अच्छे से, क्योंकि इनमें से ही पेपर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट प्लूरल नाउन, 6th क्वेश्चन देखेंगे, रूल नंबर 6। देखिए यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, पहले मैं इसको बताता हूँ आपको। सीजर्स, ट्राउज़र्स, केव्स, गॉगल्स, आपको पता ही है इनका मतलब। पैंट्स, बिलोंगिंग्स मतलब आपके जो सामान होते हैं, पर्सनल सामान, उन्हें बोलते हैं बिलोंग। एसेट्स मतलब संपत्ति। वेजेस मतलब आपके जो सैलरी है, कमाई होती है। कॉन्ग्रेचुलेशन पता है, थैंक। टिडिंग्स मतलब समाचार, टिडिंग्स मतलब समाचार, है ना। आगे बढ़ते, कस्टम्स पता ही है आपको, रीति रिवाज। शॉर्ट्स आपको पता ही है। ये है प्लायर्स, प्लास जो बोलते हैं ना आप हिंदी में, प्लास का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रीशियन, तो उसे प्लायर्स ही लिखा जाता है। गैलोज मतलब फांसी का फंदा, फांसी। बाइनिकुलर्स मतलब दूरबीन, जो दूरबीन का यूज़ करते हैं देखने के लिए ना। ऐसे हो गया आर्चीव्स। क्लिपर्स, क्लिपर्स मतलब होता है सॉरी फॉर दैट, क्लिपर्स मतलब होता है बाल काटने की, क्या बोलते हैं, कैंची को बोला जाता है। ईयरिंग्स आपको पता, ईयरिंग्स। आर्म्स मतलब भीख, जो भीख आप देते हो गरीबों को। अमेंड्स मतलब सुधार करना, संशोधन करना। तो ये सारे नाउन इतने इम्पॉर्टेंट है जो आपके पेपर में बार बार है ना रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पहला है, द सीजर इज़ लाइंग ऑन द टेबल। सीजर इज़ लाइंग ऑन द टेबल, सबसे पहली बात ये याद रखनी है, सीजर, सीजर कैसी होती है, इधर देखिए ऐसे ऐसे, है ना, फिर ऐसे ऐसे, इसका मतलब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। अगर आप सीजर को देखो, अगर मैं ये बोलूँ आप एक उसका पार्ट हटा दो, तो क्या वो कैंची रह जाएगी? वो जो इसका काम है काटने का वो नहीं काट पाएगी।
तो कहने का मतलब सिजर्स के हमेशा दो पार्ट होते हैं, तो इसे बोला जाएगा स्टार नाउन। क्या बोला जाएगा? इसे मैं स्टार लगा रहा हूँ, स्टार से आपको समझना है स्टार नाउन। अच्छा, ट्राउज़र जो आप पहनते हैं अपना, उसमें भी वो स्टार नाउन, क्योंकि आपके ट्राउज़र दो होते हैं, एक ऐसे और ऐसे। क्या एक ट्राउज़र पहनो तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। केव्स गॉगल्स, इधर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके ये देख गॉगल्स है ना, कभी भी आप गॉगल्स पहनते हैं तो क्या कभी एक गॉगल से काम हो सकता है कि मैं एक हटा दूं? एक से काम नहीं हो सकता है ना, दोनों गॉगल का यूज़ करना ही पड़ेगा। ऐसी और देखिए, जैसे है शॉर्ट्स, है ना, शॉर्ट्स पहनते हैं, है ना, निक्कर टाइप में जो होते हैं, वो भी उसके दो पार्ट्स होते हैं। नहीं, अगर एक पार्ट को काट दो तो कोई चीज़ ही नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसी प्लायर्स, चिमटा, चिमटा होता है दो, तो ये स्टार में लगा रहा हूँ, इन्हें बोलते हैं स्टार नाउन्स। गैलोज नहीं, बाइनिकुलर्स, बाइनिकुलर्स पे भी मतलब दो पार्ट्स होते हैं, एक को हटाओ तो दूसरे का कोई, क्लिपर्स भी वही हो गया। तो ये सारे जो स्टार नाउन्स है, ये आप देख पा रहे होगे कि अगर इनके दूसरे पार्ट्स काट दिए जाए तो पहले से कोई काम नहीं होने वाला है। इसका मतलब दो पार्ट्स इनके होते ही होते हैं। तो जब कभी भी दो पार्ट्स होंगे ना, तो वो हमेशा मतलब उसके पीछे एस का यूज़ होगा, याद रखना, उसके पीछे हमेशा एस का यूज़ होगा। जैसे सीजर्स, ट्राउज़र्स, गॉगल्स, शॉर्ट्स, प्लायर्स, बाइनिकुलर्स, क्लिपर्स। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा द सीज़र, सीज़र तो कोई वर्ड ही नहीं होता, तो आंसर क्या होना चाहिए? द सीजर्स। क्या होना चाहिए? इसके पीछे एस लगाना है। लेकिन अभी भी एक गलती है, अब मैं चीज़ों को थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। छोटी सी गलती ये है अभी भी, कि जब आपने सीजर्स लगा दिया तो इसके बाद हमेशा याद रखना, इन सभी नाउन के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब जो लगानी है वो हमेशा क्या लगानी है? प्लूरल। याद रखना हमेशा, इसके साथ आपको हमेशा प्लूरल क्या? हेल्पिंग वर्ब लगानी है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? आपको पता है, वर, आर या हैव, है ना, इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं आप, जो भी मतलब डिमांड है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे आ रहा है द सिजर्स इज़, नहीं आर। हालांकि आर आप बोलोगे भाई कि दो कैंचियों की तो बात हो ही नहीं रही है, बहुत सारी कैंची, नहीं, ये केवल सिजर मतलब एक कैंची के लिए बोला जा रहा है। द सिजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने बताया इन्हें स्टार नाउन्स बोला था हमेशा एस में। अच्छा, क्या सीज़र बहुत सारी सीज़र्स हो सकती है? नहीं। तो आप सीज़र्स को सीज़र ही रहने, सीज़र्सिस नहीं हो सकता, वो कहीं आप लगा दो उसका प्लूरल फॉर्म, ठीक है। चलिए, माई अर्निंग्स आर नॉट गुड। अब देखिए, अर्निंग्स आ गया और उसके पीछे क्या आ रहा है? आर, तो ये वैसे ही सही है सेंटेंस। आर्म्स मतलब, आर्म्स मतलब क्या होता है? भीख। इसका मतलब ये सभी सेंटेंस में आप नाउन में देख पा रहे हो, सभी के पीछे एस लगता है। अब देखिए, आर्म्स के साथ आपको इज नहीं, क्या लगाना है? आर। आर्म्स आर गिवन टू दी बैगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, योर मदर न्यू दैट योर पजामा वर टोर्न। फिर से गलती हो गई, आपको पता है कि पजामा नहीं होता, पजामाज, क्योंकि पजामा के दो पार्ट होते हैं। और वर सही है क्योंकि हेल्पिंग वो आपका प्लूरल फॉर्म है। अ थीफ हैज़ स्टोलन माई बिलोंगिंग सही है, ना कि बिलोंगिंग। माई टीचर विस्ड मी कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने बहुत ज़्यादा बार देखा है, जैसे स्टूडेंट्स फेसबुक चलाते हैं तो उस पर कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल तो एक ऑटो मतलब अपने आप से ऑटो करेक्शन आ जाता है, तो उसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा आता है। तो ऑब्वियसली आपको याद रखना है कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, ना कि कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन आई केम अक्रॉस माई बाइनिकुलर, नहीं बाइनिकुलर्स। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे वर्ड आपको क्या है? हमेशा प्लूरल का साउंड देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्लूरल में कहलाए जाएंगे, वो तो उनके दो पार्ट्स हैं, इसलिए बात की जा रही है, या कुछ ग्रुपिंग में बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इम्पॉर्टेंट सिंगुलर नाउन, दिस इज कॉल्ड रूल नंबर 7, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए, जब हम कभी बात करते हैं न्यूज़ की, तो क्या आपको लगता है कि न्यूज़ बहुत प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है? तो ऑब्वियसली सिंगुलर। इनिंग्स, इनिंग्स कभी प्लूरल नहीं होती, सिंगुलर होती है। इसका मतलब ये जब कभी भी नाउन आएंगे सभी, तो ये हमेशा सिंगुलर कहलाए जाएंगे, नाउन प्लूरल नहीं होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एक है, बहुत सारी नहीं है। समन्स, रिकेट्स, रिकेट्स क्या होता है? समन्स मतलब होता है जब आपको कोर्ट से न्योता आता है ना, समन्स मतलब होता है जब आपको कोर्ट से क्या आता है? न्योता आता है, उसी को बोलते हैं क्या? समन्स, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है रिकेट्स। अच्छा इधर देखिए, रिकेट्स
मीज़ल्स, मम्स और शिंगल्स। ये देखिए ये सारी है डिसीज़ के नाम। अब इनके नाम ऐसे हैं जिसके पीछे एस आ रहा है, जिसके पीछे सभी के पीछे एस आ रहा है। तो आप इससे ये घबराएं नहीं कि भाई ये दो बीमारियां हैं, एक ही बीमारी है। हालांकि देखो ना, जैसे आप लिखते हो बॉय, तो बॉय का प्लूरल क्या हो जाता है, बॉयज़। तो यहाँ तो बहुत सारे बॉयज़ हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ नहीं है। जैसे रिकेट्स एक ही बीमारी है, हाँ ये डायबिटीज़ भी एक ही बीमारी है, ना कि बहुत सारी। तो पहली बात जब आपको पता चल गया ये खुद सभी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में काउंट हो गए, ना कि प्लूरल में, तो आगे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आप खुद बताओ। वो भी तो सिंगुलर ही लगनी चाहिए, प्लूरल क्यों लगेगी। बस इतना सा आपको सोचना था। अब देखिए आंसर देखते हैं। यू मस्ट नो दैट बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स, अच्छा ये रहा, बिलियर्ड्स एक खेल होता है। आर प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नहीं, इज़ प्लेड मतलब खेला जाता है। नेक्स्ट वी हैव द मीजल इज़ अ डिसीज, मीजल नहीं मीजल्स। अभी देखो ना ये ना मीजल्स, मीजल कभी होगा ही नहीं कोई वर्ड। कभी आपने सुना है डायबिटी नहीं सुना कभी आपने, हमेशा सुना है डायबिटीज़। रिकेट नहीं सुना होगा, रिकेट्स सुना होगा। पॉलिटिक नहीं सुना होगा, पॉलिटिक्स सुना होगा। न्यू नहीं सुना होगा, न्यूज़ सुना होगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ, द मीजल्स इज़ अ डिसीज दैट कॉजेज फीवर और रेड रैशेज, मतलब जिससे फीवर होने लग जाता है और रेड दाने दाने पड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम मीजल्स। ही हैज़ रिसीव्ड 2 सम्मन्स। अब देखिए 2 सम्मन्स फ्रॉम द कोर्ट। अच्छा सम्मन्स तो क्या हो गया, एक सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ होता है, लेकिन इससे पहले 2 लगा हुआ है, तो ये एक्सेप्शन केस है, अलग से लिख लेना आप। सम्मन को हम कर सकते हैं प्लूरलाइज, तो सम्मन का हो जाएगा सम्मन्स, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी समन्सेज क्या हो जाएगा, समन्सेज, तो ये प्लूरल फॉर्म होगा समन्सेज, और सम्मन्स मतलब सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ 2 सम्मन्स की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा 2 समन्सेज। थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन सेंटेंस सही है। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। इनिंग नहीं होता, हमेशा इनिंग्स का यूज़ होगा, इनिंग कोई वर्ड ही नहीं होगा। अगर इनिंग आप लगाओगे तो उसका मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे न्यूज़ में न्यू, न्यू तो बिल्कुल अलग वर्ड हो गया था ना। तो ये था आपका 7th रूल, आपको अच्छा लगा होगा पढ़ने में। इसको आप क्या करिए, अभी के अभी नोट करते जाइए। अच्छा कुछ स्टूडेंट है जो नोट नहीं कर रहे होंगे, बस देख रहे होंगे, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कृपया इसे नोट करें कॉपी के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये सेम एज़ इट इज़ वही क्लास है जो मैं वहाँ पढ़ाता हूँ। इसको ऐसा नहीं है कि भाई जब मैं लॉकडाउन के बाद क्लासेस स्टार्ट होगी तभी हम पढ़ेंगे अच्छे से, ये क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसा टाइम है सबसे बेस्ट जिसके अंदर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। देखिए जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो जिनको पता है कि भाई उनकी जॉब लगेगी और पेपर निकाल लेंगे, तो वो इस लॉकडाउन को इतना अच्छे से ट्रीट कर रहे होंगे, मतलब स्टडी के पर्पस से उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। और उन्हीं के लिए क्यों, ये हमारे लिए भी है, ठीक है, जो हम टीचर्स हैं हमारे लिए भी। हम खुद इतना अच्छा कभी नहीं पढ़ पाए जो अब पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ काम ही नहीं है, पूरे दिन फ्री है, तो पूरे दिन पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप। अब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आपके वही रीजंस रहेंगे, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, 10 काम गिनवाएंगे आप। तो अभी सबसे बेस्ट टाइम है, नोट्स बनाओ, जो भी कुछ करना है पढ़ाई करो बस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट नाउन। ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट नाउन है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, ब्रांड, ये सब। अब जिसने मेरी नाउन की पहली वीडियो देखी है उसे ये ज़रूर पता होगा कि ये सभी जितने भी नाउन हैं ये हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब आपको लगेगा कैसे, सीनरी को तो गिन सकते हैं, पोइट्री को भी गिन सकते हैं, सब फर्नीचर को भी गिन सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को भी। तो कृपया नाउन 1 जो पार्ट 1 है उस वीडियो को अच्छे से देखिए, उसे समझिए, मैंने अच्छे से समझा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ नहीं समझाने वाला हूँ। मनी है, ज्वेलरी है, इक्विपमेंट है, वर्क है, हेयर, नॉलेज, तो मैंने सबको बता रखा है ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है। अब जब काउंट नहीं किया जा सकता है तो आप एक खुद बताइए कि उसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा या मतलब उसको सिंगुलराइज किया जाएगा या प्लूरलाइज। तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे सिंगुलर फॉर्म में बनाया जाएगा। कैसे, आप इधर देखिए, जब इसको काउंट ही नहीं कर सकते तो प्लूरल तो बना ही नहीं सकते। अच्छा दूसरा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पता ही आपको, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, ये सब चीज़ें उसके साथ सिंगुलर आनी चाहिए, जब ऑब्वियसली सिंगुलर फॉर्म आ रही है तो यहाँ भी सिंगुलर आनी चाहिए, यहाँ प्लूरल नहीं आनी चाहिए। बस ये रूल है इसका। अब देखिए कैसे,
द फर्नीचर्स तो होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि इसका प्लूरल ही नहीं बना सकते। जो चीज़ दुनिया में अनकाउंटेबल है, जिसे काउंट ही नहीं कर सकते, उसको आप प्लूरल तो बना ही नहीं सकते। तो आना चाहिए द फर्नीचर हैव नहीं, इट शुड हैव बीन हैज़ बिकम ओल्ड एंड रस्टी। हैव नहीं आएगा, पहले बता दी मैंने। यहाँ हेल्पिंग हो पाएगी सिंगुलर, और सिंगुलर हेल्पिंग हो आपको अच्छे से फैमिलियर हो आप। इज़, वॉज, हैज़, ये तीनों जो है ये हमेशा क्या है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, जो कि सिंगुलर में काउंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर मैनी, सो मैनी फिल्स इन द पार्क। अब ये देखिए, ये वर्ड इसके अंदर है नहीं तो मैं बता दूँ, फिल्स कोई वर्ड ही नहीं होता। फिल्ड मतलब गंदगी। तो क्या गंदगी बहुत सारी हो सकती है? नहीं हो सकती। अब जब गंदगी को काउंट ही नहीं कर सकते तो मैन ही नहीं आएगा, तो इधर आना चाहिए मच। क्या आना चाहिए? MUCH। तो दिख नहीं रहा है तो मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ। MUCH आपको पता है। अब जब फिल्ड को गिना ही नहीं जा सकता, ये तो यहाँ आर भी नहीं आएगा, यहाँ आना चाहिए इज। तो पूरा सेंटेंस ही गड़बड़ था। देयर इज सो मच फिल्ड इन दिस पार्क, वी मस्ट लीव दिस पार्क नाउ। ये क्वेश्चन है, तो याद रखना फिल्ड मतलब गंदगी या गंदा कुछ भी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम ऑफ हिज लगेजेस वर लॉस्ट इन द ट्रेन। फिर से प्रॉब्लम आ गई है। लगेज को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये आएगा लगेज, केवल लगेजेस नहीं होगा। सम ऑफ हिज लगेज, और वॉज, सॉरी वर नहीं, इसका आंसर आना चाहिए वॉज। क्यों? अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि ये सभी इसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। दोबारा सुनो, अनकाउंटेबल है। चलिए, अ मैन डिमांडेड ₹500 टू कैरी माई लगेजेस। फिर से आ गया, लगेजेस तो कोई वर्ड ही नहीं होता, लगेज नहीं होगा, केवल होगा सॉरी लगेजेस नहीं, केवल क्या होगा? लगेज। ये सही आंसर है। आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम। कितनी बार आप इस सेंटेंस को बोलते हैं, लेकिन ये सेंटेंस होता है गलत, क्योंकि याद रखना है जब ये अनकाउंटेबल चीज़ें हैं और आपको इसका क्या बनाना है? काउंटेबल। तो आपको लगाना पड़ेगा अ पीस, है ना, ऑफ, अ पीस ऑफ और डैश। जैसे आप बोलते हैं, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ आपको, आई हैव एन एडवाइस फॉर यू। सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू, ये सही है, क्योंकि इसका सिंगुलर जब बनाया जाता है अ पीस या एन एन अर्जेंट पीस ऑफ, ये लगाया जाएगा। तो इधर देखिए, जैसे कि आई हैव एन अर्जेंट वर्क नहीं हुआ, एक अर्जेंट काम है, वो नहीं। आई हैव एन अर्जेंट पीस, क्या हो जाएगा? आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ये एकदम सही हुआ, क्योंकि भाई अगर आपने एन अर्जेंट वर्क लगा दिया तो इसका मतलब एक अर्जेंट काम है, और एक को तो आपने काउंट कर ही लिया, तो वर्क को आपने काउंट कर लिया। वर्क काउंटेबल नहीं होता है। शेक्सपियर हैज़ रिटन मैनी पोइट्रीज़। फिर देखिए, पोइट्रीज़ मैनी आएगा नहीं, पोइट्रीज़ भी नहीं आएगा, तो हमेशा क्या आएगा? शेक्सपियर हैज़ रिटन पोइट्री, बस। क्योंकि मैंने, चलो बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको ये पढ़ाया था, इधर ध्यान दीजिए ये चीज़, कि कुछ सफिक्स होते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स मैंने बताया था, इन्हें अफिक्सेस बोलते हैं। तो पोइट्री कैसे बनाए? पोएट इसके अंदर वर्ड जुड़ा है और उसके अंदर RY, तो जब RY जुड़े जाते तो ये क्या बन जाता है? सफिक्स। और सफिक्स और प्रीफिक्स को हम 90% मैंने बताया था काउंट नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब अनकाउंटेबल आता है। तो जब अनकाउंटेबल को हम काउंट ही नहीं कर सकते तो आप मैनी क्यों लगा रहे हो, और पोइट्रीज़ क्यों लगा रहे हो? केवल पोइट्री, है ना भाई। नेक्स्ट देखते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ चार्मिंग। फिर से गलती हो गई, सीनरीज वर्ड नहीं होता है, केवल सीनरी होता है, वाई। ठीक है, सीनरी ना कि सीनरीज, क्योंकि सीनरी भी किससे बना है? देखो, सीन, ठीक है, सीन जो होता है ना, SCENC, सीन प्लस RY, सीनरी। तो फिर से वो सफिक्स प्रीफिक्स का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए बाकी इज़ सही है वहाँ पे। नेक्स्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट नाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, आपको ये दिया हुआ है, पुलिस, पीपल, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी। ये सारे जितने भी नाउन हैं इन्हें बोला जाता है प्लूरल नाउन। क्या पुलिस कभी एक ग्रुप में होगी? नहीं। तो सॉरी, एक कोई व्यक्ति पुलिस हो सकता है? नहीं। लेकिन अगर एक बोलोगे तो बोलोगे ना पुलिस मैन,
तो अगर बहुत सारे लोग आएंगे पुलिस के साथ एक साथ तो वो तो ग्रुप हो जाएगा, तो पुलिस बहुत से पीपल कभी एक हो सकता है, नहीं, बहुत सारे। जेंट्री कभी हो सकते हैं, जेंट्री मतलब सभ्य लोग, है ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। पोल्ट्री हो सकता है, नहीं। कैवलरी, कैटल, पशुओं का समूह, पशुओं का समूह कोई एक हो सकता है कि कोई एक पशु हो, नहीं, बहुत सारे होंगे। पीजेंट्री, फॉक, फॉक मतलब ये होता है पब्लिक, है ना, पब्लिक को, पब्लिक क्या एक हो सकती है, चिल्ड्रन क्या एक हो सकते हैं, नहीं, चिल्ड्रन मतलब बहुत। तो ये ऑब्वियसली आप ये बोलोगे कि ये प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, सिंगुलर में नहीं बनाए जा, नहीं मतलब बनाए जा सकते हैं, सबके नहीं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, जब आपको पता है कि जब यहाँ प्लूरल लग रहा है तो आगे भी तो प्लूरल ही आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। देखिए द कैटल्स, कैटल्स नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया इसका प्लूरलाइज, हाँ मतलब ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन हाँ ये भी याद रखो इसके अंदर आप एस जोड़कर इसे प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि ये खुद ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो कैटल जब खुद प्लूरल में है तो कैटल्स तो लगा, अच्छा जैसे इधर देखिए, जैसे है बॉयज़, तो आप इसको बॉयज़ कर सकते हो, बॉयज़ नहीं, क्योंकि ये खुद ही प्लूरल फॉर्म में ना भाई। तो बस आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आ जाएगा द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि कैटल बहुत सारे पशु हैं। पुलिस हैज़ रीच्ड, पुलिस, अरे भाई पुलिस बहुत सारे लोग होते हैं एक साथ, तो इधर हैज़ नहीं, इसका होना चाहिए है। पुलिस हैव रीच्ड एट स्पॉट टू अरेस्ट द क्रिमिनल। नेक्स्ट देखते हैं द एंटायर फॉल कैन बी सीन इंजॉइंग द एनुअल, फिर से फॉक्स नहीं होता है, क्या होता है, फॉल्क होता है शायद ये ना। चिल्ड्रंस वर प्लेइंग, चिल्ड्रंस नहीं केवल चिल्ड्रन, भाई चिल्ड्रंस आपने सुना है कोई, चिल्ड्रन, क्योंकि चाइल्ड जब सिंगुलर फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, तो बस खत्म, ना कि चिल्ड्रंस। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, जिसको मैंने नाम दिया है मिसलेनियस रूल। देखिए मिसलेनियस इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसके आगे जो है ना वो थोड़े इतने इंपॉर्टेंट रूल्स नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने इसके अंदर ही मिक्स कर दिए। अब मैं एक एक चीज़ें आपको अच्छे से बताने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए जैसे कि पहला रूल है पहला रूल मैं मतलब इसी के अंदर रूल्स बता दूंगा आपको, तो आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है अच्छे से। देखिए फर्स्ट है द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन हिज लेग। तो क्या सेंटेंस में कुछ गड़बड़ लग रही है? हाँ लग रही है। कैसे? जब कभी भी आप चाइल्ड यूज़ करो, इन्फेंट यूज़ करो या बेबी, आप ये बताओ कि आप इनका जेंडर बता सकते हो कि ये फीमेल है या मेल है? नहीं बता सकते, क्योंकि चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, इन्फेंट मतलब भी, बेबी मतलब भी, तो हम ये नहीं बता सकते लड़का है लड़की है। तो जब लड़का लड़की नहीं पता तो आपने हिज क्यों लगाया? तो इधर आना चाहिए इट्स, क्योंकि जब हमें पता नहीं होता जेंडर का तो आप क्या लगाते हैं? इट। तो आएगा द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन इट्स लेग, ना कि हिज लेग। आई थिंक आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अ लेडी ये क्या, अ लेडी टीचर, हाँ सॉरी, अ लेडी टीचर्स मैथमेटिक्स इन आवर लोकेलिटी। ठीक है, इधर देखिए, अब इधर देखते हैं रूल, अ लेडी टीचर्स मैथमेटिक्स, है ना। तो लेडी का आप कभी भी देखिए, जब कभी एक सेंटेंस बन रहा हो, इसको आप ऐसे लिख लो, अ लेडी टीचर, पूरा सेंटेंस ऐसे लिखेंगे, अ लेडी टीचर, अ लेडी टीचर टीचेस मैथमेटिक्स इन आवर लोकेलिटी, ये लिख लो आप पूरे सेंटेंस। अब इसमें देखते हैं कि गड़बड़ क्या है। जब कभी जो सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर ऐसी कुछ मतलब सेंटेंस बन रहा हो जिसके अंदर किसी के प्रोफेशन के बारे में बात की गई है, किसी के प्रोफेशन के बारे में बात की गई है, मतलब किसी का जो प्रोफेशन होता है उसके बारे में बात की गई है, तब आपको वहाँ लेडी नहीं लगाना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। जब कभी किसी के प्रोफेशन की बात हो रही है तो लेडी नहीं लगाएं, तो क्या लगाएं? तब आपको लगाना है वुमेन। क्या लगाना है आपको? वुमेन। वुमेन बोलते हैं इसे, वुमेन, और इसे बोलते हैं WOMEN, विमेन। क्या बोलते हैं इसे? विमेन। तो यहाँ आना चाहिए अ वुमन टीचर टीचेज मैथमेटिक्स इन आवर लोकेलिटी, ये एकदम सही हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे ये कह रहा है, माई मदर वॉज अ वुमेन डॉक्टर। अब इधर देखिए, तो इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है। अब डॉक्टर भी क्या एक पेशा है, एक प्रोफेशन है, तो आप बोलेंगे भाई इसके साथ विमेन सही लगा हुआ है, लेकिन नहीं, एक गड़बड़ है भाई। जब आप खुद देखिए, माई मदर, माई मदर कौन है? लेडी तो है भाई वो, या वुमेन ही तो है। तो जब आपने लेडी या विमेन शो कर दिया तो आगे विमेन लगाने की ऊपर वाले में देखो पता ही नहीं चल रहा था ना,
आगे जब हमने लगाया है, जब आप लेडी या वुमेन का अ टीचर टीचर्स मैथमेटिक्स इन आवर लोकेलिटी, तो इसमें तो पता ही नहीं चल रहा था, तो इसमें आपको ऊपर वाले सेंटेंस में लगाना था। लेकिन इधर देखिए माई मदर जब आ गया है, वॉज अ डॉक्टर ही तो बोलेंगे आप, माई मदर वॉज अ डॉक्टर बस, ना कि अ वुमेन डॉक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, आवर प्राइम मिनिस्टर सेड टू पीपल मैडम्स एंड जेंटलमैन। तो आपको पता चल गया जब कभी किसी की कोई स्पीच दी जाती है तो स्पीच में कभी लेडीज़ का जिक्र करना हो तो मैडम्स नहीं आता, क्या आता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या आता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ठीक है, ना कि मैडम्स एंड जेंटलमैन। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। दिस टी शर्ट इज़ कलरफुल इज़ माई, नहीं। जब किसी का आपके ऊपर नहीं, जब आपका किसी चीज़ पर पोसेशन होता है, पोसेशन मतलब अधिकार, राइट होता है, तो तब आप क्या लगाते हैं, माइन लगाते हैं, ना कि माए, है ना। जैसे आप बोलते हैं ना दिस टी शर्ट इज़ माई, नहीं माइन, यह मेरी टी शर्ट है, इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द हाउस रूफ में कोलैप्स इट मस्ट बी रिपेयर्ड सून। अब देखिए मतलब जो हाउस की जो रूफ है वो गिर सकती है कभी भी, है ना। तो जब याद रखना, जब कभी दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की जिन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग आपको पता ही है, जिस चीज़ को, जो चीज़ मतलब निर्जीव है, जिसके अंदर जान नहीं है, जैसे कि हाउस में भी जान नहीं है और रूफ में भी जान नहीं है। तो जब कभी दो नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है तो आप उसको एपिस्ट्रॉफी से बोलते हैं, एपिस्ट्रॉफी की एस की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको कैसे यूज़ करना है, द पहले द लगाना है, फिर आपको नाउन जो बाद में आ रहा है द रूफ, नाउन दूसरा जो आ रहा है ऑफ यूज़ करना है, हाउस ऐसे यूज़ करना है ना, तो ये सही हो जाएगा। द रूफ ऑफ हाउस मे कोलैप्स, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको एपोस्ट्रॉफी एस से नहीं बना सकते। कब, जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम। अब बात हो रही है जब नॉन लिविंग थिंग ना हो, क्या हो, लिविंग थिंग हो। क्या हो, लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं। लिविंग मतलब सजीव, जो जीवित है। देखिए म्यूजिशियन है मतलब ये जीवित है, उसकी वाइफ भी जीवित है। तब आप अपोस्ट्रॉफी से बनाओ या आप द करके बनाओ, जैसे द वाइफ ऑफ म्यूजिशियन, तो तब इस सेंटेंस को मतलब आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तब आप मतलब इसमें कोई सेंटेंस में गलती नहीं है। दोबारा सुनो, अब लिविंग थिंग्स के लिए आ रहा है तो अपोस्ट्रॉफी से भी बना सकते हो और बिना अपोस्ट्रॉफी से भी बना सकते हो, तो ये सेंटेंस सही है। व्हाट वर द वर्कर्स डिमांड्स, मतलब जो मज़दूर थे उनकी क्या डिमांडें थी। तो देखिए गलती क्या हो गई, ये तो एक वर्कर की डिमांड हो गई ना भाई। वट वर द वर्कर्स डिमांड, वर्कर मतलब वर्कर की डिमांड, तो इसको ऐसे करके एस लगाना है और एपोस्ट्रॉफी यहाँ लगाना होता है, तब ये हो जाएगी बहुत सारे। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे लिखा हुआ है गर्ल, ठीक है, लड़की, फिर मैं बोलूँ लड़की का, तो आप बोलेंगे गर्ल्स। जैसे मैं बोलूँ लड़की का बैग, तो बोलेंगे गर्ल्स बैग। लेकिन मैं बोलूँ लड़कियों के बैग, तो आप बोलेंगे गर्ल्स। गर्ल्स तो लाएंगे लेकिन एक छोटा सा ये लगा देंगे गर्ल्स, है ना, ऐसे कुछ करके गर्ल्स बैग्स, तब हो जाएगी बहुत सारी लड़कियों के बैग। तो इसमें यही है, वर्कर्स आएगा लेकिन अपोस्ट्रॉफी एस के बाद आएगा, एस से पहले नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ही हुआ है जो कि मैंने अभी आपको समझाया हुआ भी है। क्या है, हैव यू एवर बीन टू, क्या आप कभी गए हो कहाँ पे, गर्ल्स कॉलेज। अच्छा गर्ल्स कॉलेज सही है, गर्ल कॉलेज सही है, गर्ल्स कॉलेज। देखिए अभी मैंने बताया गर्ल्स, तो ये यहाँ गलत हो जाएगा, मतलब एस हटा दो और अपोस्ट्रॉफी गर्ल्स कॉलेज एकदम सही होगा, क्योंकि लड़कियों के कॉलेज बोल रहे हो। यू मस्ट यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम ऑफ टू सॉल्व, सॉरी ये गलत हो गया है, तो यहाँ आना चाहिए टू सॉल्व दिस सम, यहाँ सम नहीं सॉल्व आना चाहिए, टू सॉल्व दिस सम। कोई नहीं, वो लिखने में गलती हो गई है। यू मस्ट यूज़ द पाइथागोरस, पाइथागोरस की आपने थ्योरम पढ़ी है, तो उसका नाम क्या है पूरा, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस की के लिए आप अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, तो आप क्या लगाए सर, पाइथागोरसिस थ्योरम, तो वो थोड़ा बोलने में भी अजीब लग जाएगा। तो याद रखना है
पाइथागोरस की के लिए आप हल्का सा ये ऐसा साइन डाल देंगे तो ये बन जाएगा यू मस्ट यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये एकदम सही है, जबकि आपको डबल एस नहीं लगाना है। शी इज़ इन द फैमिली वे, मतलब वो प्रेग्नेंट है। इन द फैमिली वे होता है प्रेग्नेंट हो जाना, कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। शी वॉन्ट्स अ वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते का हॉलीडे। तो सही है सेंटेंस, अ वीक्स हॉलीडे, ठीक है। लेकिन अगर इसको हाइफनेटेड वर्ड बनाना हो, हाइफन मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिखा हो अ वीक, ऐसे लिखा हो और बीच में ऐसे आ रहा हो और हॉलीडे आ रहा हो, है ना। तो इधर देखिए, जब ये इसे बोलते हैं हाइफनेटेड, है ना, साइन पंक्चुएशंस आपने पढ़े होंगे। तो अ वीक, तब आपको एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है, ना कि ऐसे लगाना, केवल सिंपल आपने लिखना है अ वीक हॉलीडे, बस ये। जैसे आप बोलते हैं ना आई एम, देखिए आई एम, थोड़ा ये लिख नहीं पा रहा है, आई एम 15, और आपने ये लगा दिया हाइफन, तो आपको लगाना है ईयर। क्या लगाना है आपको? ईयर ओल्ड। ईयर्स नहीं आएगा, याद रखना, वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपने हाइफन लगा दिया बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज मदर्स इन लॉज हेल्थ इज़ वेरी पुअर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिज मदर लॉज नहीं, इधर देखिए, हिज मदर इन लॉज क्या हो जाएगा? हिज मदर इन लॉज हेल्थ इज़ वेरी पुअर। तो इसका मतलब जब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो लॉज इसके अंदर एपिस्ट्रॉफी आएगा, ना कि मदर्स में। एवरीवन शुड मस्ट देयर बिजनेस माइंड, सॉरी, शुड माइंड देयर बिजनेस, मतलब अपने मतलब से मतलब रखना चाहिए हर किसी को। अब इधर देखिए, जब कभी एवरीवन आ जाए, एवरीवन के अंदर आप ये बताओ लड़का है लड़की है, नहीं पता, तो जब आपको ये ना पता हो कि कहीं लड़के लड़की की बात हो रही हो, तो उसके लिए आपको देयर तो यूज़ होगा नहीं। देयर तो तब होता है ना जब बहुत सारे लोग हों, अनेक, जिसमें लड़के भी हों लड़की भी हो, और चलो हमें पता भी हो कि भाई लड़कों की टोली है लड़कियों की टोली है। तो जब एवरीवन कभी भी दिख जाए आपको, तो ये पूरे यूनिवर्स के लिए बात हो रही है। एवरीवन मतलब हर व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति। तो एवरीवन शुड माइंड देयर नहीं, तब आपको यूज़ करना है हिज। आई नो कि आपको थोड़ा सा वो सरप्राइज़ हो गए होगे कि भाई हिज क्यों लग रहा है, हिज तो लड़कों के लिए लगता है। तो आप ये बताओ, अभी मेरे को बताओ ना, एवरीवन क्या सभी लड़के हो सकते? नहीं। क्या सभी लड़कियां हो सकती? नहीं। तो जब आप ना ये लड़के हैं ना लड़कियां हैं, तो ना तो हिज आएगा ना हर आएगा, तो क्या आना चाहिए? देयर। तो लेकिन देयर भी गलत होता है, क्योंकि देयर होता है जब हमें पता हो कौन कौन है। तो जब आपको नहीं पता हो तो आपको हिज लगाना है, बस ये यूनिवर्सल रूल है, आप अच्छे से याद कर लो, क्रैम कर लो अच्छे से। क्लियर? तो यही थे हमारे 10 रूल, है ना। आई थिंक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसी के अंदर मैंने ऐड अप कर दिए हैं। ठीक है, तो आपका काम यही होना चाहिए अभी इस लॉकडाउन में भी और अभी भी, कि बस आप इसे नोट डाउन कीजिए अच्छे से कॉपी में, और इससे रिगार्डिंग जो भी आप बुक यूज़ करते हैं उस बुक को यूज़ कीजिए, उसमें जितने सारे नाउन के क्वेश्चन हैं वो कीजिए। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम है कि भाई नाउन के क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाते हैं, XYZ, जैसे इस वीडियो में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8287886768 पर आप करके मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं आपके मतलब क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। शायद 1 दिन 2 दिन, जितने दिन भी लग सकते हैं, शायद 1-2 घंटे, जैसे भी अगर मैं फ्री हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे लगेगा जैसे भी कि मैं फ्री हूँ तो मैं कर दूँगा। और अनवांटेड मैसेज कृपया ना करें, क्योंकि मैं पूरे दिन वैसे ही परेशान रहता हूँ। कभी कोई स्टूडेंट ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, तो मैं हर किसी का रिप्लाई तो नहीं दे सकता हूँ। सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप मुझे एक टेक्स्ट कर दोगे या व्हाट्सएप कर दोगे तो मैं आंसर ज़रूर दूंगा, चाहे टाइम लग जाए, कोई नहीं, लेकिन ज़्यादा मैं टाइम लूँगा नहीं। जैसे भी लगेगा मुझे कि भाई मैं फ्री हूँ, तो मैं उसका आंसर आपको, शायद हो सकता है कि इंस्टेंटली भी आंसर दे दूँ। ठीक है। और जो कुछ नए स्टूडेंट हैं जो शायद अभी ऑनलाइन पहली बार पढ़ रहे हैं, मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, अभी आप यही पढ़ते रहो। जब हम लॉकडाउन के बाद मिलेंगे तो मैं आपको अच्छे से चीज़ें, सिलेबस को अच्छे से पूरा वास्ट करके बताऊंगा।
बिकॉज दिस इज़ नॉट पॉसिबल हियर कि मैं आपको पूरा सिलेबस अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है आज के लिए, है ना। नाउन आपका पूरा कंप्लीट हो गया, जो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है आपके लिए, बहुत बड़ा, क्योंकि नाउन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बड़ी क्लासेस लगती है इसके लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू।